नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर पर। लद्दाख में लगातार तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। भारत चीन के बीच डिविजनल कमांडर लेवल की बैठक है, तो वहीं देश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 48% से ज्यादा हो चुका है। वहीं कल गुजरात महाराष्ट्र के तट से अब एक नया तूफान निसर्ग टकराने वाला है। चलिए और अब बात करेंगे कोरोना के अपडेट की। इसी बीच आपको बड़ी खबर भोपाल से बता दें, राजभवन के बाद अब विधानसभा में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। विधानसभा का एक कर्मचारी कोरोना मरीज निकला है। रिपोर्टर विंग के 4 लोगों को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है। रिपोर्टर की पत्नी जेपी हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करती है और नर्स को एक गर्भवती महिला के जरिए कोरोना हुआ था। अब पति पत्नी दोनों ही संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। राजभवन के बाद अब विधानसभा भी कोरोना के जद में आ गया है। विधानसभा का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी आकांक्षा से। आकांक्षा, राजभवन के बाद अब विधानसभा में भी कोरोना ने एंट्री कर ली है। फिलहाल आकांक्षा से हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बड़ी खबर बता दें भोपाल से। राजभवन में 11 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब उसके बाद विधानसभा में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। विधानसभा का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है कि इसी के साथ रिपोर्टर विंग के 4 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। खबर यह है कि रिपोर्टर की पत्नी जेपी हॉस्पिटल में नर्स है और इस नर्स को एक गर्भवती महिला के जरिए कोरोना हुआ था। अब पति पत्नी दोनों ही संक्रमित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, विधानसभा में भी अब कोरोना का कहर देखा जा रहा है। चलिए और सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जय गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल भी 5447 टेस्ट किए। उसमें से 137 पॉजिटिव आए और 218 डिस्चार्ज हुए। ये मैं प्रारंभ इसलिए करता हूं कि आपको ये भान रहे और आपके द्वारा प्रदेश को ये भान रहे कि लगातार मरीजों के ठीक होने की संख्या दुगनी स्थिति में है। जब पॉजिटिव केस आने की संख्या थी, अब उल्टी चक्री घूम रही है। ये तब है जब अनलॉकडाउन 1 का आज दूसरा दिन है और लोग बाजारों में आए हैं और इसलिए हमने सैंपल की संख्या बढ़ाई है कि एकदम से कहीं कोई विस्फोटक स्थिति ना आए। हमारी कोशिश है। 137 पॉजिटिव के विरुद्ध 218 डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में रनिंग केस कुल 2835 ही इस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। अभी तक जो ठीक हो चुके हैं वो 5221 हैं। रिकवरी रेट हमारी आज 62% से ऊपर हो गई है। डबलिंग की समय सीमा बढ़ गई, रिकवरी रेट बढ़ गई, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ गई। ये इस बात का द्योतक है कि कोरोना से डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। और अगर आपको सपोर्टिंग रोग नहीं है तो ये वायरल टाइप का, निमोनिया टाइप का ही है। सपोर्टिंग रोग अगर है तो हमें बहुत सावधानी और चिंता करनी है। इसलिए डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। इंदौर में भी कुल 31 केस ही निकले हैं। उज्जैन में 4 निकले, भोपाल में कुल 20 केस निकले, बुरहानपुर 0 है। इस तरह से लगातार सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
गेहूं का जहाँ तक सवाल है, इसके पहले कोरोना के बारे में स्वास्थ्य विभाग ने भी एक गाइडलाइन अपनी जारी कर दी है, जो मैंने कल आपसे कहा था कि दुकानदारों को मुंह पे मास्क लगाना अनिवार्य है, उनका जो सर्वेंट है उसको लगाना भी अनिवार्य है। ऐसी 10 हमने सावधानियां जो कल बताई थी, सैनिटाइज करना, हाथ धोना, समितियां बना के वो समिति का अध्यक्ष बनाना, वो सारी इसमें 10 सावधानियां हैं। आप चाहेंगे तो इसके छाया चित्र भी ले सकते हैं, और आप कहो तो मैं पूरी 10 पढ़ के सुना दूं, जैसा आप लोग बताएं। कितने अच्छे हैं आप। अभी तक 1,25,00,000 मैट्रिक टन गेहूं 15,57,000 किसानों से खरीदा जा चुका है। 90% से अधिक का ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। 17,710 करोड़ रुपया 13,20,000 किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। मजदूरों का जहाँ तक सवाल है, 24,22,310 मजदूर लगातार काम में लगे हैं। 35 जिलों में मनरेगा हेल्पलाइन चालू हो गई है। अभी नए जॉब कार्ड जो इशू किए हैं 5 लाख से ऊपर के हो गए हैं। 1659 करोड़ रुपया मय सामान के मजदूरों को अभी तक दिया जा चुका है। जहाँ तक बाहर से आने वाले मजदूरों का सवाल है, अब लगभग संख्या नगण्य है बाहर से आने वाले मजदूरों की है, फिर भी बॉर्डर पे हमारी बसें तैनात हैं। तो आप मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लाइव सुन रहे थे, जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे और पूरा ब्यौरा दे रहे थे कि कोरोना को लेकर के सरकार किस तरह की रणनीति बना रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो राजधानी भोपाल में कंटोनमेंट एरिया मुक्त को लेकर जिला प्रशासन और राजभवन आमने सामने आ गया है। दरअसल राजभवन ने सोमवार को आदेश जारी किया था कि राजभवन कंटोनमेंट एरिया से मुक्त हो गया है। यहाँ काम करने वाले 385 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बाकी 10 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े का कहना है कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया है। राजभवन अब भी कंटोनमेंट एरिया से मुक्त नहीं किया गया है। राजभवन से प्रस्ताव आया है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। बता दें कि जिस एरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते हैं, उसके बाद 14 दिन तक वो इलाका कंटोनमेंट एरिया कहलाता है। वहां किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन 6 दिन के अंदर ही राजभवन कंटोनमेंट एरिया से मुक्त का आदेश जारी कर दिया गया था। कंटेनमेंट में है, मेरे वेबसाइट के ऑर्डर में है, हमारे जो रिटर्न ऑर्डर निकले उसमें है। अभी वो आगे जो उस पर प्रस्ताव आया है उस पर हम लोग अभी विचार करके जो उसमें प्रावधान है उसके अंतर्गत आगे की कार्रवाई करें। कोरोना संकट की वजह से 3 महीने के लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में करीब 18,000 करोड़ ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल की खपत कम होने और शराब दुकानें बंद होने से सरकार को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे ही उद्योग धंधे बंद होने से जीएसटी समेत कई तरह के टैक्स में भी भारी कमी आई है। ये कमी आगामी 3 महीने तक बरकरार रहने की आशंका है। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को पूर्ण बजट पेश करना है, जिसका बजट पर भी असर पड़ सकता है। इधर प्रदेश के हिस्से में आने वाली जीएसटी में भी भारी नुकसान हुआ है। पिछले साल के 4,000 करोड़ रुपए प्रदेश को अब तक नहीं मिले हैं और लॉकडाउन के कारण 4,000 करोड़ का और नुकसान उठाना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव के पहले इन संभागों के जिलों के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी चयन और उपचुनाव की सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के असर को लेकर चर्चा की। कमलनाथ से मुलाकात के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर चंबल की 16 में से 15 सीटों पर जीत का दावा किया। कार्यकर्ताओं की माने तो इस बार खाती कांग्रेस को चुनाव में मौका दिया जाएगा। इसके लिए पार्टी की तरफ से सर्वे भी कराया जा रहा है। बैठक में कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल से लेकर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
माननीय कमलनाथ जी ने अपने कई स्रोतों से सर्वे करवाए हैं और सर्वे जारी हैं। सर्वे के आधार पर हमारे टिकट होंगे और ये टिकट जनता तय करेगी और सर्वे तय करेंगे। जो ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं उनके टिकट होंगे। तौर पर चंबल ग्वालियर में 16 सीटें हैं। हमारा ये मानना है 16 में से 15 सीट तो हम जीतेंगे, क्योंकि जो सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ जो गद्दारी की है और लोकतंत्र की हत्या की है, उसका जवाब निश्चित तौर पर मुरैना ग्वालियर की जनता उनको देगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए बागी नेता अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। कुछ नेताओं ने तो सरकार को पत्र भेजकर राशि की मांग तक कर दी है ताकि विकास कार्यों के बहाने वोट मांगे जा सके। बीजेपी जहां इसे सही पहल बता रही है तो वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। ग्वालियर चंबल के 16 सीटों पर तो कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव से पहले ये दावेदार अपने इलाके में विकास की बयार बहाना चाहते हैं ताकि मतदाताओं से सीना ठोक कर वोट मांग सकें। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के लिए पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तो पूर्व क्षेत्र के लिए पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ने विकास कार्यों के लिए करोड़ों का बजट मांगा है। कि प्रदेश की सरकार को मजबूत करना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है उस आह्वान को जन जन तक पहुंचाना है। उसके लिए हमारी सभी कार्यकर्ता मोहल्ला मोहल्ला गली गली जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांतों को पहुंचाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर मकसद पार्टी को मजबूत करने का है। पूर्व मंत्री इमरती देवी भी अपने विधानसभा क्षेत्र डबरा में विकास कार्यों के लिए सीएम से 1000 करोड़ रुपए की मांग कर चुकी हैं। उन्होंने डबरा को जिला बनाने की मांग भी की है। इमरती देवी की कोशिशों से सबक लेकर दूसरे पूर्व विधायकों ने भी इलाके की डिमांड लिस्ट बनाकर सरकार को भेजना शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां पूर्व विधायकों की मांग को जायज बता रही है तो वहीं कांग्रेस बागियों की मंशा पर सवाल उठा रही है। जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से विकास की गति पूरी तरह अवरुद्ध हुई थी और इसीलिए अगर कोई विकास की बात हो रही है तो मेरा मानना है कि कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ होना स्वाभाविक है। एक तरह से पहिया विकास का रुक गया था, वो पहिया दोबारा चालू करने का काम शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। आम जनमानस मतदाता ग्वालियर चंबल अंचल का इस बात को समझ रहा है अच्छी तरीके से कि हमने इन्हें 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, इन्होंने उस मैंडेट के साथ धोखा किया और 15 महीने में ये दोबारा फिर चुनाव में आए। तो निश्चित रूप से आम जनमानस बहुत समझदार है और इसका परिणाम इनको आने वाले चुनाव में निश्चित रूप देगा। शिवराज सरकार को भी 16 सीटों और कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आए नेताओं की अहमियत का अंदाजा है। इसीलिए सरकार ने भी विकास कार्यों में तेजी दिखाई है, क्योंकि उसे भी लगता है कि उपचुनाव से पहले विकास होने से चुनावी बूस्टअप मिल सकता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए बीजेपी संगठन अब नया कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए संगठन सभी मंत्रियों के पास एक पीए बनाकर भेजने की तैयारी कर रहा है। पीए बनने वाले आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यालय में बकायदा ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहीं कृषि मंत्री के यहाँ संगठन के कार्यकर्ता की तैनाती भी कर दी गई है। ये कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन महामंत्री से सीधे संपर्क में रहेंगे। हालांकि मंत्री इस विषय पर किसी भी तरह की चर्चा करने से बच रहे हैं, तो पार्टी इसे मंत्रियों का निजी फैसला बता रही है। इधर विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बनने वाले नेताओं पर नजर रखने के लिए बीजेपी ने ये प्लानिंग की है। उन्हें डर है कि ऐसे मंत्री अभी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ही सुनवाई करेंगे। मंत्रियों का अपना अधिकार है कि वो किसे अपना OSD बनाए, निजी सहयोगी बनाए और सामान्य प्रशासन विभाग इस पूरे मामले को लेकर उनका सहयोग करता है। अब मंत्री अपने संगठन के साथ में इस बारे में कोई विमर्श या मार्गदर्शन चाहते हैं या चाहेंगे तो संगठन उस दृष्टि से जो उचित समझेगा वो निर्णय लेता है। कि जो कांग्रेस से गए हैं उधार में, वो जो मंत्री बनेंगे उन पे नज़र रखने के लिए खासतौर से ये सिस्टम लाया जा रहा है कि आरएसएस के लोग उन पे नज़र रखें, कहीं कांग्रेस के लोग काम तो नहीं कर रहे हैं।
बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आर्टिकल 30 का मुद्दा उठाते हुए इस पर बहस की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि देश में इस धारा को लेकर चर्चा हो। भोपाल पहुंचे विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्हें प्रवासी मजदूरों का विरोध बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति की वजह से संकट में पड़े प्रवासी मजदूरों की ममता बनर्जी ने सुध ही नहीं ली है। विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था कराने के लिए सीएम शिवराज का आभार जताया। कैलाश विजयवर्गीय से बात किया IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ में, और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश से आज पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन भी रवाना की गई और लगातार पश्चिम बंगाल से मजदूरों को एक बड़ा इशू था कि ट्रेन नहीं चलाने दे रही ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहल की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ममता जी को फ़ोन भी किया था और पत्र भी लिखा कि आप एक ट्रेन चलाने की अनुमति दें, और दुर्भाग्य से ममता जी ने उसकी चिंता नहीं की। पर हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेन चलाने के लिए राज्य के खजाने से पैसा भरा है, और पूरे रास्ते में भोजन की व्यवस्था भी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। क्या प्रवासी मजदूर एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए ममता बनर्जी नहीं चाहती। केरल को लेकर भी ये शिकायत है। अगर बात की है कि जो मजदूर यहाँ फंसे थे, सरकार वहाँ से सुध नहीं ले रही और बीजेपी ने या सरकार ने यहाँ से रवाना किया। हाँ, मुझे लगता है कि राज्य सरकार अपनी जवाबदारी को महसूस नहीं कर रही। हमने तो उनके भोजन की व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाई है, और अब जाने की व्यवस्था की, वो जो यहाँ रहना चाहते हैं उनको रोजगार की व्यवस्था की। आर्टिकल 30 को लेकर सर आपने सवाल उठाए और कहा जा रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बार बार हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा हो जो है उसको उछाला जाता है। अब ये तो भले कुछ भी कहें, पर जिस विषय में बहस की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ ये ऐसा मुद्दा जिस पर बहस की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी सीधे तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल में कहना है कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी जानबूझकर मजदूरों की मदद नहीं कर रही है। कैमरामैन वीरेन नगर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। जबलपुर में अचानक है अफवाह फैल गई कि पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया गरीब परिवार को 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, जिसके बाद सैकड़ों महिलाएं पहचान पत्र लेकर पूर्व मंत्री के कार्यालय जा पहुंची। महिलाओं के पहुंचने पर कार्यालय के स्टाफ ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। साथ ही महिलाओं को यह भी बताया गया कि ये महज अफवाह है, पैसा नहीं बांटा जा रहा है। इस बात पर महिलाएं और भी ज्यादा भड़क गई। उन्हें लगा कि कार्यालय का स्टाफ उनसे झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ देर में पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने भी महिलाओं को समझाया और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात कही, लेकिन गुस्साई महिलाएं अधिकारियों से भी उलझ गई। वाद विवाद ज्यादा बढ़ने पर पुलिस ने बलपूर्वक महिलाओं से पूर्व मंत्री के कार्यालय से उनको सामने से हटाया। करीब 1 घंटे बाद महिलाएं वापस अपने घर गई। कुछ नहीं दे रहे, भगा रहे हो। कौन ने बताया? बोलो यहीं के लोग कल आधे घंटे जमा करे, कल सब पे करे तभी हम लोग वहाँ छोटे-छोटे बच्चे छोड़ के। पूर्व क्षेत्र के विधायक श्री घनघोरिया जी के शासकीय आवास पर जो है महिलाएं बहुत अधिक संख्या में एकत्रित हो गई थी। ये सूचना मिलने पर कि सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है, तत्काल मैं और थाना प्रभारी जो बेलबाग और उनके सहयोगी जो है आए और सभी को उनके घर तक पहुंचा दिया गया है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश की खबरें सरपट अंदाज में। एमपी के 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस के बागी विधायकों और पूर्व मंत्रियों वाली विधानसभा के सीनियर लीडर और दावेदार नेताओं को भोपाल बुलाकर त्याग का पाठ पढ़ाया है। जबलपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ता जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान राशन को रसूखदारों को बांट दिया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के आबकारी आयुक्त और कमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। दरअसल पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में ये कहा गया था कि सरकार शराब ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन कार्रवाई की गई। कोरोना संकट काल और लॉकडाउन में किन्नरों की बदहाली का हवाला देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इंदौर की संध्या सहित 30 किन्नरों की तरफ से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार से 15 जून तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख तय की है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बालाघाट की जनशक्ति मजदूर
संघ ने मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 15 जून तक जवाब मांगा गया है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 जून को होगी। बस में 50% सवारी लेकर चलने की सरकार की शर्त को लेकर बस संचालक असमंजस की स्थिति में। उनका मानना है कि इतनी कम सवारियां लेकर चलने पर उनका खर्चा नहीं निकल पाएगा। ऐसे में बस संचालकों की मांग है कि अगर वो 50% सवारी ही बैठा सकेंगे तो किराए में बढ़ोतरी की जाए, जिससे उनका खर्चा निकल सके। इसके साथ ही अन्य छूट भी मिले। भोपाल के SBI ब्रांच को खाली करा दिया गया है। बैंक के मुख्य ऑफिस को अचानक खाली करने के आदेश दिए गए। ऑफिस को सैनिटाइजेशन के लिए खाली करवाया गया। इस बीच पूरे स्टाफ को छुट्टी दी गई है। कटनी के सलीमनाबाद थाना क्षेत्र के कन्नौजा गांव में स्थित मार्बल खदान में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बच्चे सुबह 11 बजे से ही घर से निकले हुए थे। काफी देर तक नहीं लौटने के बाद परिजनों ने बच्चों की खोजबीन की। इस दौरान बच्चों का शव पास में बंद पड़े खदान में उफनते हुए नजर आए, जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सीहोर के ग्राम बिल्किसगंज में कुर्सी पर बैठे बैठे व्यक्ति की सांसें रुक गई और उसकी मौत हो गई। ग्राम खुर्शीनी के रहने वाले 57 वर्षीय जमुना प्रसाद का अंतिम समय का ये वाकया सांची के दूध कलेक्शन सेंटर पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। थाना बिल्किसगंज पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीधी जिले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। अमलिया थाना प्रभारी ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। भिंड में दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पैसे के लेन देन के विवाद में 1 दर्जन दबंगों ने बिल्डिंग संचालक से जमकर मारपीट की। आरोपी दुकान में रखी लोहे की छड़ से जमकर पीटते हुए नजर आए। इस हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर डबरा सिटी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बेलगड़ा सिंध नदी में अवैध रेत खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना के बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से 6 पनडुब्बी और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। इंदौर से पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगी, जिसमें करीब 1300 से अधिक श्रमिक अपने घर रवाना हुए। इंदौर में दूसरे राज्य में श्रमिकों को भेजने के लिए पहली ट्रेन चलाई गई है। इससे पहले इंदौर से अब तक करीब 3000 श्रमिकों को प्रदेश के विभिन्न शहरों तक पहुंचाने के लिए 2 श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी। अनलॉक पार्ट 1 में दी गई रियायत के बाद इंदौर शहर में अब लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। ऐसे में थानों पर भी बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी थाना परिसर में टेंट लगाकर लोगों को शिकायत सुनने के निर्देश इंदौर IG ने दिए हैं। शिकायतकर्ता से थाने के बाहर उसकी शिकायत सुनकर उसका निराकरण किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।